ओम रवये नमः। मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं, इस मुक्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम बृहद जातक नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। उसका यह प्रस्तुत 16वां पाठ है, जिसका शीर्षक है अष्टक वर्ग परिज्ञान विधि। इसके पूर्व पाठों में आपने दशा एवं अंतरदशा के साधनों के विषय में पढ़ा, अर्थात दशा का साधन किस प्रकार से किया जाता है, दशाओं के मध्य पड़ने वाले अंतरदशाओं का साधन किस प्रकार से किया जाता है, उनकी विविध संज्ञाएं क्या क्या हैं और उनका फल कथन किस प्रकार से किया जाता है, आपने यह पूर्व के पाठों में पढ़ा। किंतु जो वर्तमान पाठ है अष्टक वर्ग, यह अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण पाठ है और ये एक नवीनतम विधि है। इस विधि के द्वारा हम ग्रहों के एक दूसरे से परस्पर जो अंतर होते हैं, जो दूरियां होती, उन दूरियों का हम आकलन इस अष्टक वर्ग माध्यम से करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार के कर्म फलों का उल्लेख प्राप्त होता है। पहला है दृढ़ कर्म जन्य फल और दूसरा है अदृढ़ कर्म जन्य फल। दृढ़ कर्मों के शुभाशुभ फलों का ज्ञान हम दशा पद्धति के द्वारा करते हैं, जो आपने पूर्व के पाठों में पढ़ लिया। अब हम अदृढ़ कर्मों के शुभाशुभ फलों का निर्धारण इस अष्टक वर्ग पद्धति के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्तमान समयक शुभाशुभ जो घटनाएं होती हैं, उनके परिज्ञान की दो विधियां अत्यंत प्रचलित हैं। प्रथम पद्धति है गोचरीय पद्धति और द्वितीय पद्धति है अष्टक वर्गीय पद्धति। जो संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म होते हैं, उनमें क्रियमाण कर्मों का जो निर्धारण किया जाता है वो अष्टक वर्गीय पद्धति के द्वारा निर्धारण किया जाता है और गोचरीय पद्धति के द्वारा। गोचरीय पद्धति में केवल जन्म राशि को आधार मान करके तात्कालिक वर्तमान समयक ग्रह स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे शनि की ढैया कब लगेगी, शनि की 7.5 कब होगी, किस प्रकार से होगी, तो केवल उसमें जन्म राशि को हम आधार मानते हैं और उसको आधार मान करके अन्य ग्रहों का हम भ्रमण करते हैं, भ्रमण कराते हैं और उनके भ्रमण का हम अध्ययन करते हैं। किंतु अष्टक वर्ग पद्धति में प्रत्येक ग्रहों से हम उनकी दूरियों का अध्ययन करते हैं। इस कारण से वर्तमान पद्धति जो अष्टक वर्ग पद्धति है, वह वर्तमान समय विषयक फल कथन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। गोचरीय पद्धति तथा अष्टक वर्गीय पद्धति ये दोनों पृथक पृथक होते हैं। गोचरीय पद्धति स्थूल होती है, किंतु अष्टक वर्गीय पद्धति सूक्ष्म होती है। गोचरीय पद्धति का प्रयोग हम मुहूर्त आदि में करते हैं, किंतु अष्टक वर्गीय पद्धति जो होती है उसका प्रयोग हम होरा में करते हैं। तो यह अष्टक वर्गीय पद्धति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 8 वर्ग हैं। अष्टक वर्ग अर्थात इसमें 8 वर्ग हैं। तो 8 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो सूर्य सहित 7 ग्रह और एक लग्न, अर्थात जिस समय जन्म हुआ था उस जन्म समय से वर्तमान समय में सूर्य आदि सप्तग्रह किस किस स्थानों में है और लग्न से किन किन स्थानों में है, इन सभी का समावेश इसमें किया जाता है। तो अष्टक वर्ग पद्धति में हम जो है 2 तरह का निर्धारण करते हैं, प्रथम शुभ स्थान और द्वितीय अशुभ स्थान। तो जो शुभ स्थान होते हैं उनको हम बिंदु से द्योतित करते हैं, अर्थात जन्म समय में सूर्य जिस राशि में है उससे किन किन राशियों में जाने पर वह शुभ फल को देगा। यदि शुभ स्थानों में है तो उस शुभ स्थान को हम बिंदु के माध्यम से द्योतित करते हैं और उससे जो शेष स्थान है अर्थात जो अशुभ स्थान है उनको हम रेखा के माध्यम से द्योतित करते हैं। तो इष्ट और अनिष्ट अर्थात इष्ट अर्थात बिंदु और अनिष्ट अर्थात रेखा, इन दोनों का बाद में हम अंतर करते हैं, अर्थात एक भाव में कितनी रेखाएं बनी और कितने बिंदुओं का निर्माण हुआ, तो दोनों का हम अंतर करते हैं। जिस भाव में 8 बिंदु शेष होते हैं, 8 बिंदु होते हैं, तो उस भाव का समस्त संपूर्ण फल प्राप्त होता है, तथा जिस भाव में 6 बिंदु शेष होते हैं उस भाव का 3/4 शुभ फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जिस भाव में 4 बिंदु होते हैं तो उस भाव का आधा शुभ फल हम प्राप्त करते हैं, और जिस भाव में केवल 2 बिंदु होते हैं तो उसका 1/4 भाग ही हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से रेखाओं के द्वारा भी वर्गीकरण करना चाहिए, अर्थात जिस भाव में 8 रेखाएं बनती हों उस भाव का संपूर्ण अशुभ फल प्राप्त होता है। जिस भाव में 6 रेखाएं बनती हो वहां पर 3/4 अशुभ फल प्राप्त होता है,
तथा जहाँ पर 4 रेखाएं बनती हों, जिस भाव में 4 रेखाएं बनती हों वहाँ पर आधा उसका अशुभ फल प्राप्त होता है, और जहाँ पर 2 रेखाएं बनती हो वहाँ पर 1/4 अशुभ फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अष्टक पद्धति में सभी ग्रहों का एक दूसरे से दूरियों का हम आकलन करते हैं और उनके आधार पर बिंदुओं का निर्धारण और उनके आधार पर हम रेखाओं का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से बिंदुओं और रेखाओं का परस्पर अंतर करने के पश्चात जो अत्यधिक शेष बचता है, यदि शेष में अत्यधिक रेखाएं हैं तो अशुभ फल होगा और शेष अत्यधिक बिंदु हैं तो उसका शुभ फल होगा। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सिद्ध होता है अष्टक वर्गीय पद्धति। इससे हम वर्तमान विषयक समस्त शुभाशुभ फलों का निर्धारण करते हैं, अर्थात क्रियमाण जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हम निर्धारण करते हैं। तो आइए मित्रों, इस पाठ के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की हम चर्चा करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आपको क्या फल की प्राप्ति होगी। तो इसका जो प्रथम उद्देश्य है, अष्टक वर्ग पद्धति द्वारा गोचरीय फल कहने में आप समर्थ हो सकेंगे। इस पद्धति को आप जान करके वर्तमान विषयक जो समस्त शुभाशुभ फल हैं उनको आप कहने में समर्थ हो सकेंगे। पुनः द्वितीय उद्देश्य जो है, लग्न सहित सूर्यादि ग्रहों के शुभाशुभ अष्टक वर्गांग जान सकेंगे आप। लग्न से किन किन दूरियों पर कौन सा ग्रह हो तो उसकी कितनी शुभाशुभत्व होता है, अन्य ग्रहों से कितना शुभाशुभत्व होता है, इसका आप परिज्ञान कर सकेंगे। अंत में जो इसका उद्देश्य है, अष्टक वर्ग की उपयोगिता से परिचित हो सकेंगे। अष्टक वर्ग की उपयोगिता क्या है इसके बारे में आप भली भांति परिचित हो सकेंगे। तो आइए मित्रों, इस पाठ का हम आरंभ करते हैं और इस अष्टक वर्ग नामक जो पाठ है उसके प्रथम श्लोक को हम लेते हैं, जिसमें आचार्य वराह मिहिर ने सूर्याष्टक वर्ग का वर्णन किया, अर्थात सूर्य किन किन स्थानों पर शुभ होता है और किन किन स्थानों पर वह अशुभ होता है, जैसा कि आपके समक्ष प्रस्तुत है। स्वादर्क प्रथमाय बंधु निधन द्व्याज्ञा तपोद्युनगो वक्रात् स्वादिव तद्वदेव रविजात् शुक्रात् स्मरान्त्यारिषु जीवा धर्म सुताय शत्रुषु दशत्रयाया ऋगः शीतगोः एष्वेवान्त्य तपः सुतेषु च बुधा लग्नात् स बन्ध्वन्त्यगः। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर ने प्रथम अध्याय में ही वर्णित किया कि मैं इस ग्रंथ का निर्माण सरल पद्धति में और सूक्ष्म शब्दों में कर रहा हूँ, तो उसका साक्षात निदर्शन यहाँ पर प्राप्त होता है। एक ही श्लोक में इन्होंने सूर्य के समस्त अष्टक वर्गों का उल्लेख कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि अष्टक वर्ग में प्रत्येक ग्रहों से प्रत्येक ग्रहों का निर्धारण किया जाता है, तो प्रस्तुत श्लोक में केवल सूर्य का ही स्थान बताया गया, अर्थात लग्न से सूर्य वर्तमान समय में किन किन स्थानों पर शुभ होता है, सूर्य अपने ही स्थानों से किन किन स्थानों पर शुभ होता है, चंद्र से किन किन स्थानों पर शुभ होता है, इस प्रकार भौमादि ग्रहों से किन किन स्थानों पर शुभ होता है और किन किन स्थानों पर अशुभ होता है, यह बताया गया है। इसमें केवल शुभ स्थानों को ही द्योतित किया गया है और इनसे जो शेष स्थान है वह अशुभ होते हैं। जैसा कि इसकी व्याख्या हम देखते हैं, जन्मकालिक अपने स्थान से तथा मंगल और शनि के स्थान से सूर्य वर्तमान समय में 1, 11, 4, 8, 2, 10, 9 और 7 स्थानों में हो तो शुभ होता है, अन्य स्थानों में अशुभ होता है। इसी प्रकार से जन्मकालिक शुक्र के स्थान से 7, 12, 6 स्थान में हो तो शुभ होता है। जन्मकालिक बृहस्पति के स्थान से 9, 5, 12, 6 स्थानों में हो तो शुभ होता है। जन्मकालिक चंद्र के स्थान से वर्तमान समय में सूर्य 10, 3, 11 और 6ठे स्थान में हो तो शुभ होता है। बुध जिस स्थान पर है जन्म समय में, उससे वर्तमान समय में सूर्य यदि 10, 3, 11, 6, 12, 9 और 5वें स्थान में हो तो शुभ होता है। इसी प्रकार से जन्म काल में जो लग्न है उस लग्न से सूर्य किन किन स्थानों में शुभ होता है यह बताया गया है कि 10, 3, 11, 6, 4 और 12 इन स्थानों में सूर्य शुभ होता है, अन्य स्थानों में अशुभ होता है। आपके समक्ष 2 चक्र प्रस्तुत हैं। प्रथम चक्र में सूर्य के शुभ अष्टक वर्गांकों को बताया गया है और द्वितीय चक्र में सूर्य के अशुभ अष्टक वर्गांकों को बताया गया है। तो इस प्रकार से इस को हम जान करके सूर्य के शुभाशुभत्व का वर्तमान समय में निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार से अन्य ग्रहों का भी हम अलग अलग निर्धारण करते हैं कि चंद्र किन किन स्थानों से शुभ होता है और किन किन स्थानों पर वह अशुभ होता है। तो जैसा कि आचार्य वराह मिहिर निम्नलिखित श्लोक में कहते हैं,
आपके समक्ष श्लोक प्रस्तुत है। लग्नात् षट त्रिदशाय गः स धन धी धर्मेषु चाराच्छसी स्वात् शास्तादिषु साष्ट सप्तसु रवे षट्त्रयाय धीस्थो यमात् धीत्र्यायाष्टम कंटकेषु शशिजात् जीवाद्व्ययायाष्टगः केन्द्रस्थश्च सितात्तु धर्म सुखधीत्र्याया स्वपदानंगगः। इसकी व्याख्या जो हम देखते हैं तो प्राप्त होता है कि जन्मकालिक लग्न स्थान से यदि चंद्रमा 6, 3, 10 और 11 स्थानों में हो तो शुभ होता है। इसी प्रकार से जन्मकालिक मंगल के स्थान से वर्तमान समय में यदि 6, 3, 10, 11, 2, 5 और 9वें स्थान पर चंद्रमा हो तो वह शुभ को माना जाता है। इसी प्रकार से जन्म काल में जिस स्थान पर चंद्रमा है, जिस राशि पर चंद्रमा है, उससे वर्तमान राशि किन किन राशियों पर वह शुभ होगा तो 6, 3, 10, 11, 8 और 7 स्थानों पर वर्तमान समय चंद्र शुभ होता है। इसी प्रकार से सूर्य के स्थान से 6, 3, 10, 11, 8 और 7 स्थानों पर यदि चंद्रमा हो तो शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। शनि जिस स्थान पर है जन्म समय में, उससे वर्तमान समय में चंद्र यदि 6, 3, 11, 5 स्थानों पर हो तो शुभ होता है। बुध के स्थान से 5, 3, 11, 8, 1, 4, 7, 10 स्थानों पर हो तो शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति जन्म काल में जिस स्थान पर है उस स्थान से यदि वर्तमान समय में चंद्रमा 12वें, 11वें, 8वें, पहले, चौथे, 7वें और 10वें स्थान में हो तो शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। शुक्र जिस स्थान पर है जन्म समय में उससे 9वें, चौथे, 5वें, तीसरे, 11वें, 10वें और 7वें स्थान पर वर्तमान समय में चंद्र हो तो शुभ होता है। और अन्य जो शेष स्थान है, इन शेष स्थानों पर चंद्र है वह अशुभ होता है। तो इस प्रकार से शुभत्व और अशुभत्व का निर्धारण हम करते हैं और निर्धारण करने के पश्चात शुभत्व जो स्थान प्राप्त होते हैं उन शुभत्व स्थानों को हम बिंदु के माध्यम से द्योतित करते हैं और अशुभत्व स्थान को हम रेखा के माध्यम से द्योतित करते हैं। चक्र के माध्यम से आपको 2 तरह का चक्र यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। प्रथम स्थान में चंद्र के शुभ अष्टक वर्गांक और चंद्र के अशुभ अष्टक वर्गांकों को चक्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अंत में हम एक उदाहरण लेंगे कि किस प्रकार से रेखा के माध्यम से हम इसको द्योतित करते हैं और किस प्रकार से हम बिंदु के माध्यम से इनके शुभ और अशुभ स्थानों को निर्दिष्ट करते हैं और उनका अंतर करके हम शुभ फल को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वर्तमान जो श्लोक है उसमें मंगल के अष्टक वर्गांकों को बताया गया, अर्थात जन्म काल में किन किन ग्रहों से वर्तमान काल में मंगल किन किन स्थानों पर शुभ होता है तथा किन किन स्थानों पर वह अशुभ होता है। तो इसके विषय में आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, वक्रस्तूपचयेष्विना सतनये स्वाद्यादिकेषुदयात् चंद्रादिग्विफलेषु केन्द्र निधन प्राप्त्यर्थगः स्वाच्छुभः धर्मायाष्टम केन्द्र गोर्कतनयाज्ञाषट्त्रिधीलाभगः शुक्रात् षड् व्यय लाभ मृत्युषु गुरोः कर्मांत्य लाभारिषु। तो इस श्लोक में मंगल के शुभाशुभत्व का वर्णन किया गया, अर्थात किन किन स्थानों पर वर्तमान समय में मंगल शुभ होता है और किन किन स्थानों में मंगल अशुभ होता है। मूल रूप से अष्टक वर्ग पद्धति में हम जन्म समय से लेकर के वर्तमान समय में जो ग्रह का जो अंतर होता है उन दोनों के अंतरों को हम ज्ञात करते हैं। यह बड़ा ही वैज्ञानिक एक विषय है कि उन दोनों के मध्य जो अंतर उत्पन्न हो रहे हैं उन अंतरों से किस प्रकार का हम शुभत्व का निर्धारण करते हैं और वो जो अंतर प्राप्त हो रहे हैं उस अंतरों से किस प्रकार से हम अशुभत्व का निर्धारण करते हैं। ये अष्टक वर्ग किन किन स्थानों पर शुभ होता है, किन किन स्थानों पर अशुभ होता है, यह पूर्ववर्ती के आचार्यों ने कहा है। वराहमिहिर ने भी उसको तथावत ही उद्धृत किया है। यह गोचरी फल पद्धति कहने में अत्यंत ही समर्थ यह अष्टक वर्ग होता है। जैसा कि व्याख्या हम इसकी देखते हैं तो जन्मकालिक सूर्य के स्थान से वर्तमान समय में मंगल यदि तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और 5वें स्थान पर हो तो शुभ होता है। इसी प्रकार से जो लग्न है उस लग्न स्थान से यदि मंगल 1, 3, 6, 10 और 11वें स्थान पर हो तो अत्यंत शुभ होता है, शेष स्थानों पर वह अशुभ होता है। इसी प्रकार से चंद्र
की स्थिति पत्रिका में जो है उस स्थान से यदि 3, 6, 11वें स्थान पर मंगल है तो वह शुभ को प्राप्त होता है, अन्य शेष स्थानों पर वह अशुभत्व को प्रदान करता है। इसी प्रकार से अपने स्थान से अर्थात जन्म कुंडली में मंगल जिस स्थान से है उस स्थान से वर्तमान समय में वह प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, दशम स्थान, अष्टम स्थान, एकादश स्थान और द्वितीय स्थान में है तो वह अत्यंत शुभ होता है, शेष स्थानों पर वह अशुभ होता है। इसी प्रकार से शनि के स्थान से 9, 11, 8, 1, 4, 7, 10 स्थानों पर यदि मंगल हो तो वह शुभ होता है। इसी प्रकार से जन्मकालिक बुध के स्थान से यदि वर्तमान समय में मंगल छठे, तीसरे, पांचवें और 11वें स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, अन्य शेष स्थानों पर वह अशुभ होता है। शुक्र के स्थान से 6, 12, 11, 8 हो तो वह शुभ को प्राप्त होता है, शेष स्थानों पर अशुभ फल को देता है। इसी प्रकार से बृहस्पति के स्थान से 10, 12, 11, 6 इन स्थानों पर मंगल हो तो शुभ होता है और शेष स्थानों पर अशुभ फल को प्रदान करता है। जैसा कि आपके समक्ष 2 चक्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रथम चक्र में जो मंगल के शुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है तथा द्वितीय चक्र में मंगल के अशुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है, अर्थात तो सूर्य से अथवा लग्न से अथवा अन्य ग्रहों से मंगल किन किन स्थानों पर शुभ होता है और किन किन स्थानों पर अशुभ होता है, यह चक्र के माध्यम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुनः मंगल के पश्चात हम बुध के अष्टक वर्गांकों का उल्लेख कर रहे हैं, जैसा कि आचार्य वराहमिहिर कहते हैं, द्व्याद्यायाष्ट तपः सुखेषु भृगुजात् सत्र्यात्मजेष्विन्दुजः साग्यास्तेषु यमारयोर्व्यरिपु प्रान्त्यष्टगो वाक्पतेः धर्मायारिसुतव्येषु सवितु स्वात्साद्य कर्मत्रिगः षट् स्वायाष्ट सुखास्पदेषु हिमगो साध्येषु लग्नाच्छुभः। लग्न सहित अष्टक वर्गों का निरूपण यहाँ पर किया गया, अर्थात किन किन स्थानों से, लग्न स्थान से, सूर्य स्थान से किन किन स्थानों पर किन किन स्थानों पर बुध जो है शुभ होता है उसको यहाँ पर निरूपित किया गया है। जैसा कि इसकी हम व्याख्या देखते हैं तो जन्मकालिक शुक्र के स्थान से वर्तमान कालिक बुध यदि दूसरे, पहले, 11वें, 8वें, 9वें, चौथे, तीसरे और 5वें स्थान पर हो तो वह शुभ होता है, शेष स्थानों पर वह अशुभ होता है। इसी प्रकार से मंगल तथा शनि के स्थान से अर्थात जन्म समय में मंगल जिस राशि पर है तथा शनि जिस राशि पर है उन राशि से अथवा उस स्थानों से 2, 1, 11, 8, 9, 4, 10, 7 इन स्थानों पर बुध शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति के स्थान से 12, 6, 11, 8 स्थानों पर बुध शुभ होता है, शेष स्थानों पर अशुभ होता है। सूर्य के स्थान से 9, 11, 6, 5, 12 इन स्थानों पर शुभ होता है, इससे जो शेष स्थान बचते हैं उन स्थानों पर बुध अशुभ होता है। तथा अपने स्थान से अर्थात जन्म काल में बुध जिस राशि पर है उससे यदि वर्तमान समय में 9वें, 11वें, छठे, 5वें, 12वें, पहले, 10वें तथा तीसरे स्थान पर यदि बुध है तो वह शुभ फल को प्राप्त करता है और इससे पृथक स्थानों में है तो अशुभ फल को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से चंद्रमा के स्थान से 6, 2, 11, 8, 4, 10 स्थानों पर यदि बुध हो तो शुभ फल देता है, शेष स्थानों पर अशुभ फल देता है। लग्न स्थान से अर्थात जन्म काल में जो लग्न है उन लग्न के स्थान से 6, 2, 11, 8, 4, 10, 1 इन स्थानों पर बुध हो तो वह शुभ फल को देता है और शेष स्थानों पर अशुभ फल को देता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म काल में सूर्य स्थान से, लग्न स्थान से वर्तमान समय में बुध किन किन स्थानों पर शुभ होता है तथा किन किन स्थानों पर अशुभ फल को प्राप्त करता है। जो शुभ स्थान है उनको हम शुभ स्थान है उनको हम बिंदु के माध्यम से द्योतित करते हैं और जो अशुभ स्थान है उनको हम रेखा के माध्यम से द्योतित करते हैं। आपके समक्ष है 2 चक्र प्रस्तुत है। प्रथम चक्र में बुध के शुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया है तथा द्वितीय चक्र में बुध के अशुभ अष्टक वर्गांकों को निरूपित किया गया, अर्थात इन स्थानों पर बुध अशुभ होता है तथा इन स्थानों पर बुध शुभ होता है। तो इस प्रकार से हम इस पाठ के पूर्वार्ध भागों में सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध इन 4 ग्रहों के अष्टक वर्गों के बारे में हमने पढ़ा। अग्रिम उत्तरार्ध में आप जो है बृहस्पति, शुक्र, शनि के अष्टक वर्गांकों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे फल कथन की जो विशेष पद्धति है उस पद्धतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार।